हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे इन 5 टॉपिक्स के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपस में जुड़े हुए हैं। पहला जो टॉपिक होगा वो होगा इंसुलिन, यानी कि इंसुलिन होता क्या है ये हम देखेंगे। फिर है स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन है उसकी स्ट्रक्चर क्या है, कैसे दिखता है, उसके अंदर क्या क्या है स्ट्रक्चर के अंदर वो पढ़ेंगे। बायोसिंथेसिस ऑफ इंसुलिन, जो इंसुलिन का प्रोडक्शन है, जो बायोसिंथेसिस है, कैसे बनता है इंसुलिन, वो हम देखेंगे। फिर देखेंगे रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, यानी कि हमारी ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है वो हमारी बॉडी कैसे रेगुलेट करती है वो चीज़ देखेंगे। और फिर देखेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस, यानी कि शुगर की बीमारी। तो ये जो 5 टॉपिक है ना, ये बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, वन बाय वन करके पढ़ेंगे। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको सब्र रखना है और देखते जाना है, सुनते जाना है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इंसुलिन होता क्या है। देखिए, इंसुलिन इज ए पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। इंसुलिन एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है जो प्रोड्यूस किया जाता है बीटा सेल्स के द्वारा। अब बीटा सेल्स कहाँ प्रेजेंट होगी? ये एक पेंक्रियाज के अंदर प्रेजेंट होती है। हमारी बॉडी के अंदर एक ऑर्गन होता है जिसका नाम है पेंक्रियाज। ये जो पेंक्रियाज ऑर्गन है, ये जो स्टमक होता है ना, जस्ट इसके नीचे प्रेजेंट होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन के जस्ट साइड में प्रेजेंट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला जो पार्ट है वो होता है ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम के तो ये साइड में प्रेजेंट होता है और स्टमक के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक है। और पेंक्रियाज के अंदर बीटा सेल्स होती हैं और बीटा सेल्स के द्वारा ही जो इंसुलिन है वो बनाया जाता है। और जो इंसुलिन है वो एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है, यानी कि ये बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलके बना है। और अमीनो एसिड जो हैं, मान लिया ये बहुत सारे अमीनो एसिड है, इससे मिलके बना है। आपको पता है कि जो अमीनो एसिड है वो पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। तो पेप्टाइड बॉन्ड हो गए यहाँ पे बहुत सारे, क्योंकि इंसुलिन बना हुआ है बहुत सारे अमीनो एसिड से, और अमीनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं। पेप्टाइड हो गए, पोली हो गए, मतलब बहुत सारे। तो दिस इज द पोलीपेप्टाइड। इंसुलिन इज ए हार्मोन, सो इट इज कॉल्ड पोलीपेप्टाइड हार्मोन। आई होप आपको ये समझ में आया पॉलीपेप्टाइड का मतलब क्या है। ये पॉलीपेप्टाइड, ये टर्म मैं पहले भी बता चुका हूँ जब मैंने प्रोटीन वाला लेक्चर आपको बताया था, ठीक है। तो मैंने फिर से बता दी आपको रिकॉल करने के लिए। तो देखिए क्या है, इंसुलिन एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है जो बीटा सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है और पेंक्रियाज के अंदर। अब जो ये आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, ये क्या है, ये नहीं समझ में आया होगा आपको, तो थोड़ा सा इसको भी समझते हैं। देखिए, हमारी बॉडी के अंदर जो पेंक्रियाज है ना, वो 2 पार्ट से मिलके बना है, ठीक है। पेंक्रियाज के अंदर 2 अलग अलग पार्ट होते हैं। पहला जो पार्ट है वो है एसिनी। तो पेंक्रियाज के अंदर जो 98 से 99% हिस्सा है, 98 से 90%, 99% जो पार्ट है पूरे पेंक्रियाज में, वो एसिनी से मिलके बना हुआ है। और जो 1 से 2% पार्ट है, जो 1 से 2% हिस्सा है पेंक्रियाज का, वो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से मिलके बना है। इसके बारे में हमने कोई बात नहीं करनी है, यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है, ये हमको एचएपी के अंदर देखना है, ठीक है। हम बात करेंगे आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की। जो पेंक्रियाज होता है ना, पेंक्रियाज, उसके 2 हिस्से हैं, एक तो है एसिनी, एक है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। 1 से 2% जो हिस्सा है पूरे पेंक्रियाज का, वो इससे बना है, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस से। और इस हिस्से के अंदर ना 4 सेल प्रेजेंट होती है। पहली जो सेल है उसका नाम है अल्फा सेल, जो रिलीज करती है ग्लूकागोन। तो अल्फा सेल रिलीज करेगी ग्लूकागोन। दूसरी सेल है बीटा सेल, जो कि इंसुलिन बनाएगी। तो इंसुलिन बनाने का काम है बीटा सेल का। फिर है डेल्टा सेल, जो सोमेटोस्टेटिन रिलीज करती है। एफ सेल, जो कि पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड रिलीज करती है। तो इन दोनों सेल से हमको यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, हमको केवल याद रखना है अल्फा और बीटा सेल। तो इंसुलिन बनाया जाता है बीटा सेल के द्वारा, और जो ग्लूकागोन है वो बनाया जाता है अल्फा सेल के द्वारा। और ये अल्फा सेल और बीटा सेल्स होती है आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस में, और आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस पार्ट होता है पेंक्रियाज का। तो ये पूरा मतलब है इस लाइन का जो पीछे यहाँ पे लिखी है। इंसुलिन इज ए पॉलीपेप्टाइड हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द बीटा सेल्स ऑफ आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पेंक्रियाज, ठीक है। तो ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है। इंसुलिन वाज द फर्स्ट हार्मोन। इंसुलिन एक पहला हार्मोन है जो कि सबसे पहले आइसोलेट किया गया, प्यूरिफाई किया गया, सिंथेसाइज किया गया और सीक्वेंस किया गया।
टू बी प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और इंसुलिन ही वो पहला हार्मोन है जो सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। तो ये तीनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारी स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन, यानी कि इंसुलिन कैसे दिखता है, उसकी क्या स्ट्रक्चर है वो देखेंगे। जो इंसुलिन है ना वो टोटल 51 अमीनो एसिड से मिलके बना है, और इसके अंदर ना 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। ठीक है, 2 चेन से मिलके बना है और दोनों चेन में मिला के 51 अमीनो एसिड है। ठीक है, 2 चेन है। अब ये नहीं पता हमको कि पहली वाली चेन में कितने हैं और दूसरी वाली में कितने हैं, हमको सिर्फ इतना अभी पता है कि वो टोटल 51 अमीनो एसिड से मिलके बना है। आगे देखिए, आगे है 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड का मतलब है बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़े हुए होते हैं, है ना। चेन ए, पहली जो चेन है उसका नाम है ए चेन और दूसरी चेन का नाम है बी चेन। तो ए चेन जो है वो 21 अमीनो एसिड से मिलके बनी है, और जो बी चेन है वो 30 अमीनो एसिड से मिलके बनी है। टोटल देखिए ए और बी में कितना है, ये है 21, ये है 30, टोटल कितना है 51। तो जो इंसुलिन है वो 51 अमीनो एसिड से मिलके बना हुआ होता है। तो इतनी बात अगर आपको क्लियर हो गई है तो आगे देखिए, आगे क्या कहता है ये। जो ये दोनों चेन है ना ये आपस में डाई सल्फाइड ब्रिज के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं। A7 से B7, A20 से B20 और 6 से 11। इन सब का मतलब क्या है वो देखिएगा। देखिए, ये कहता है कि जो ह्यूमन इंसुलिन है वो 51 अमीनो एसिड से मिलके बना हुआ होता है, और 51 अमीनो एसिड अरेंज होते हैं 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स के अंदर। अब इसका मतलब क्या, देखिए ये तो है चेन ए, ये है चेन बी। ओके, यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज द चेन बी एंड दिस इज द चेन ए। यहाँ पे कहता है कि चेन ए में 21 अमीनो एसिड है, इस चेन के अंदर 21 अमीनो एसिड है यहाँ पे। ठीक है, 21 अमीनो एसिड है, जैसे ये अमीनो एसिड है, ये 21 अमीनो एसिड आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ। और बी चेन है उसके अंदर जो अमीनो एसिड है वो है 30। तो ए चेन तो 21 अमीनो एसिड से मिलके बनी है, और जो बी चेन है वो 30 अमीनो एसिड से मिलके बनी हुई है। अब क्या कहता है, ठीक है, अब ये कहता है कि ये जो दोनों चेन है ना ये डाई सल्फाइड ब्रिज के द्वारा जुड़ी हुई होती है। डाई का मतलब 2, सल्फाइड का मतलब सल्फर। अब दोनों ही चेन डाई सल्फाइड ब्रिज से जुड़ी हुई होती हैं। और यहाँ पे कहता है जो ए चेन है उसका तो 7वां, ये है 7वां, 7 पोजीशन पे जो अमीनो एसिड है वो, और बी चेन का भी 7 पोजीशन पे अमीनो एसिड है वो, ये दोनों आपस में जुड़े हैं। अब ये किससे जुड़े हैं, डाई सल्फाइड ब्रिज के द्वारा, यानी कि 2 सल्फर है यहाँ पे। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी है A20 B90, बी पे तो 90 और ए पे 20। तो ए पे तो हो गया ये 20 और बी पे हो गया 90। ठीक है, तो बी चेन पे 19वां अमीनो एसिड और ए चेन पे 20वां अमीनो एसिड, ये भी आपस में डाई सल्फाइड ब्रिज से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ। आगे देखिए, आगे कहता है जो ये लास्ट लाइन लिखी हुई है कि 6 एंड 11, ये इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि द चेन ए बिटवीन द अमीनो एसिड, जो ए चेन है ना उसमें 6 और 11 अमीनो एसिड आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये जो ए चेन है ना, ये जो ए चेन आपस आपको ऊपर दिख रही है इसमें 6 पोजीशन वाला, ये है 6 पोजीशन वाला। ठीक है, और ये है 11 वाला, ये भी आपस में जुड़े हैं डाई सल्फाइड ब्रिज के द्वारा। तो ये एस एस करके डाई सल्फाइड ब्रिज के द्वारा ये पूरा स्ट्रक्चर है हमारा इंसुलिन का। अभी ये स्ट्रक्चर मैं आपको बिल्कुल क्लियर दिखाता हूँ ये है क्या। देखिए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। देखिए, ये हमारी ए चेन है, ये बी चेन है। ए चेन के अंदर तो है 21 अमीनो एसिड, बी चेन है 30 अमीनो एसिड, है ना। ए चेन का तो 7वां और इसका भी 7वां, दोनों डाइसल्फाइड ब्रिज के द्वारा जुड़े हैं। फिर 19वां और 20वां ये भी डाइसल्फाइड ब्रिज के द्वारा जुड़े हैं। फिर हमारा ए चेन के ऊपर जो छठा और 11वां है, ये दोनों ही ए चेन के ऊपर है। 6 और 11 दोनों ही जुड़े हुए होते हैं, वो भी डाइसल्फाइड ब्रिज के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। तो पूरे इंसुलिन के अंदर 3 जगह पर डाइसल्फाइड लिंकेज होती है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये हमारा क्लियर स्ट्रक्चर है इंसुलिन का। आई होप आपको ये पूरा स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा कि ये सब है क्या। ठीक है, और पेपर में कैसे लिखना है वो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। इन एडिशन देर इज एन इंटरचेंज डाइसल्फाइड लिंक
चेन ए बिटवीन 6 एंड 11 अमीनो एसिड। तो A7 से B7, इससे ये ए चेन में 21, बी चेन में 30 और टोटल इंसुलिन में 51 अमीनो एसिड होते हैं। और इंसुलिन क्या है, एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। इसका मतलब ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। पॉलीपेप्टाइड का मतलब है बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में जुड़े हैं, वो किससे जुड़े हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। तो ये पूरा मतलब था, ये था पूरा स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन। अब बात करते हैं बायोसिंथेसिस ऑफ इंसुलिन। जो इंसुलिन है वो बनता कैसे है, देखिए बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है जो इंसुलिन है वो कैसे बनता है। पेंक्रियाज के अंदर जो इंसुलिन है ना, जो पेंक्रियाटिक सेल होती हैं, जो पेंक्रियाज की सेल हैं उसको पेंक्रियाटिक सेल ही बोलते हैं। तो देखिए क्या कहता है ये, पेंक्रियाज की जो सेल है, पेंक्रियाटिक सेल है, उसके अंदर प्री प्रो इंसुलिन बनता है पहले। ठीक है, डायरेक्ट इंसुलिन नहीं बनता है, पहले बनता है प्री प्रो इंसुलिन। प्री प्रो इंसुलिन, आप इसको ब्रेक करो, प्री प्लस प्रो प्लस इंसुलिन, यानी कि इंसुलिन के साथ दो स्ट्रक्चर अटैच है, एक तो प्री एक प्रो। तो जो प्री स्ट्रक्चर है वो तो है ये वाली, जो ये आपको दिख रही है ना, ये इतनी स्ट्रक्चर तो है प्री। और जो ये स्ट्रक्चर आपको ये दिख रही है ना, ये वाली स्ट्रक्चर जो आपको दिख रही है, ये जो ब्लैक ब्लैक है, ये है प्रो स्ट्रक्चर। तो पहले प्री जुड़ी फिर प्रो, तो ये स्ट्रक्चर आपस में जुड़ के प्री प्रो इंसुलिन बनाती है। ठीक है, तो पेंक्रियाटिक सेल में प्री प्रो इंसुलिन बनता है। फिर क्या है, उस सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ये जाता है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जाने के बाद जो ये सिग्नल सीक्वेंस है, ये हमारा जो सिग्नल सीक्वेंस है, जो ये हमारी प्री स्ट्रक्चर है, ये हट जाती है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको हटा देता है, और उसके बाद प्री प्रो इंसुलिन से बनता है प्रो इंसुलिन। तो अब बन गया प्रो इंसुलिन। अब प्रो इंसुलिन गोल्गी एपरेटस के अंदर जाता है, और गोल्गी एपरेटस की मदद से क्या होता है, गोल्गी एपरेटस प्रो इंसुलिन में से जो प्रो स्ट्रक्चर है उसको हटा देता है। तो जो ये प्रो स्ट्रक्चर है, जो ये ब्लैक ब्लैक में दिख रही है, गोल्गी एपरेटस इसको हटा देगा, और यहाँ से बन जाएगा हमारा इंसुलिन। तो इंसुलिन पेंक्रियाज से यहाँ ऐसे निकलता है। ठीक है, तो जो डायरेक्ट जो इंसुलिन है वो पेंक्रियाटिक सेल के अंदर नहीं बनता है, पहले वो प्री प्रो इंसुलिन बनता है, फिर प्रो इंसुलिन बनता है, और फिर इंसुलिन वो सिक्रेट किया जाता है बाहर। ठीक है, ब्लड के अंदर वो सिक्रेट कर दिया जाएगा। तो ये हमारा क्या था, पूरा का पूरा बायोसिंथेसिस ऑफ इंसुलिन। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। अब इसका क्या मतलब है, देखिए यहाँ पे देखिए हार्मोनल यानी कि हार्मोन के द्वारा, ठीक है, यहाँ पे हार्मोनल हार्मोन के द्वारा, रेगुलेशन रेगुलेट करना ब्लड ग्लूकोज लेवल, यानी हमारी बॉडी में जो ब्लड है, ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है उसको रेगुलेट करना। अगर ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है ब्लड के अंदर तो उसको क्या करना है, नॉर्मल लेवल तक लेके आना है। अगर डिक्रीज हो गया है तो भी इसको नॉर्मल लेवल तक लेके आना है। या तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया हो या फिर घट गया हो, उसको नॉर्मल लेवल तक लेके आना है, हार्मोन लेके आएगा, और इसी को पूरे को बोलते हैं हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये कैसे होता है हमारी बॉडी के अंदर, उसके बारे में हम देखते हैं। देखिए हाई ब्लड शुगर, अगर ब्लड शुगर जो है, ब्लड के अंदर जो शुगर का लेवल है, ग्लूकोज का लेवल है, अगर वो ज़्यादा हो जाए तो कैसे नॉर्मल तक लेके आएगी हमारी बॉडी, वो देखते हैं। ठीक है, अगर आप मान लो हमारी बॉडी में जो ब्लड है, ब्लड के अंदर जो शुगर है वो ज़्यादा हो गई है, जो ग्लूकोज का लेवल है ब्लड के अंदर वो ज़्यादा हो गया है, तो जैसे ही ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होता है तो इंसुलिन रिलीज होता है। ठीक है, जो पेंक्रियाज है ना, पेंक्रियाज वो इंसुलिन बनाता है, तो इंसुलिन को वो सिक्रेट कर देगा। ठीक है, तो पेंक्रियाज के द्वारा इंसुलिन का सिक्रेशन कर दिया गया। इंसुलिन क्या करेगा, इंसुलिन ग्लाइकोजन फॉर्मेशन को स्टिमुलेट कर देगा, ग्लाइकोजन फॉर्मेशन स्टार्ट कर देगा। ग्लाइकोजन फॉर्मेशन क्या होता है, ग्लाइकोजन का बनना। तो जो ग्लूकोज है ना, जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में बदलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और ग्लूकोज जैसे ही ग्लाइकोजन में बदलना शुरू हो जाएगी तो जो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज लेवल है वो नॉर्मल हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, लोअर्स ब्लड शुगर। और ये जो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन होता है, ये होता है लीवर के अंदर। ठीक है, तो ध्यान से एक बार फिर से देखते हैं क्या है। अगर ब्लड शुगर ज़्यादा है तो क्या होगा, पेंक्रियाज इंसुलिन सिक्रेट करेगा। जो ये इंसुलिन है ये क्या है, ये ग्लाइकोजन फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करेगा। लीवर के अंदर ये प्रोसेस होगी ग्लाइकोजन फॉर्मेशन की,
तो क्या होगा, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, जिससे कि जो ग्लूकोज का लेवल है वो नॉर्मल हो जाएगा, तो लोअर्स ब्लड शुगर। तो एक तो इस तरीके से करेगा, ठीक है। दूसरा साथ के साथ जो इंसुलिन है वो क्या करेगा, वो स्टिमुलेट ग्लूकोज अपटेक फ्रॉम ब्लड से क्या करेगा, वो ग्लूकोज उठाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। वो ब्लड से ग्लूकोज को उठाएगा और जो टिश्यू को ज़रूरत है, जिन टिश्यू को ग्लूकोज की ज़रूरत है उनको देना स्टार्ट कर देगा। तो ब्लड से ग्लूकोज का लेवल इस तरीके से भी वो कम कर देगा। तो यहाँ पे दो तरीके से कम कर रहा है, एक तो लीवर को कह के कम कर रहा है, ठीक है, लीवर की मदद से कर रहा है, और एक डायरेक्ट टिश्यू की मदद से कर रहा है, ठीक है। इंसुलिन, पहले तो इंसुलिन क्या करेगा, ग्लाइकोजन फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करेगा, जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में बदलना स्टार्ट हो जाएगी, तो भी लेवल कम हो जाएगा। और फिर क्या करेगा, जो ब्लड के अंदर और जो ग्लूकोज रह गया है, ठीक है, उसको टिश्यू को देना स्टार्ट कर देगा, जिसके पास ग्लूकोज की कमी है, तो भी क्या है, जो लोअर ब्लड शुगर है वो हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर जो लेवल है वो रेगुलेट होता है, अगर हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है वो ज़्यादा हो गया है तो। अब दूसरी सिचुएशन ये है, अगर बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल यानी जो शुगर लेवल है वो कम हो गया है, तो हमारी बॉडी क्या करती है। देखिए, जैसे ही ब्लड शुगर कम होता है ना, वैसे ही ग्लूकाजन रिलीज किया जाता है पेंक्रियाज के द्वारा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है तो पेंक्रियाज बिल्कुल फटाक से इंसुलिन रिलीज कर देगा, अगर जो शुगर लेवल है वो कम होता है तो फटाक से जो पेंक्रियाज है वो ग्लूकाजन रिलीज कर देगा, है ना। और जो ये दोनों ही इंसुलिन और ग्लूकाजन दोनों ही जो हार्मोन है, ये कहाँ है, ये अल्फा और बीटा सेल के हैं। ये तो अल्फा सेल के अंदर रिलीज था और वो जो है वो बीटा सेल के अंदर रिलीज था। तो जैसे ही पेंक्रियाज ग्लूकाजन को रिलीज करेगा, ये क्या करेगा, ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन को स्टिमुलेट कर देगा, यानी कि ग्लाइकोजन को तोड़ना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ग्लूकाजन क्या करेगा, ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करने का आदेश दे देगा, उसको स्टिमुलेट कर देगा। तो लीवर क्या करेगा, ग्लाइकोजन जो लीवर के अंदर है उसको ग्लूकोज के अंदर टूटना स्टार्ट कर जाएगा, क्योंकि ग्लाइकोजन ना लीवर के अंदर स्टोर होता है। तो लीवर क्या करेगा, ग्लाइकोजन को तोड़ना शुरू कर देगा और ग्लाइकोजन को तोड़कर वो ग्लूकोज बना देगा, और ये जो ग्लूकोज है ये ब्लड के अंदर भेज दिया जाएगा। अब जो ब्लड के अंदर जो लो ब्लड शुगर था, जो ग्लूकोज का लेवल कम था, अब वो नॉर्मल हो जाएगा, तो ब्लड शुगर रेज हो जाएगी, ठीक है। जो ब्लड ग्लूकोज लेवल था वो नॉर्मल हो जाएगा, किसकी वजह से, ग्लूकाजन की वजह से, जो कि पेंक्रियाज ने रिलीज़ किया था। तो इस तरीके से हमारी बॉडी जो ग्लूकोज का लेवल है वो रेगुलेट करती है, अगर बढ़ गया है तो भी कम करेगी, अगर घट गया है तो भी उसको नॉर्मल लेवल तक लेके आएगी। तो इस तरीके से इस दो सिचुएशन थी, इस तरीके से आपने देखा कि कैसे हमारी बॉडी रेगुलेट करती है पूरे ग्लूकोज लेवल को, ठीक है। ये एक कार्टून दिखाया गया है, मैंने बताया था इंसुलिन का, ठीक है। अगर हाइपरग्लाइसीमिया है, मान लिया ये हाइपरग्लाइसीमिया बढ़ रहा है, तो इंसुलिन का लेवल बढ़ जाएगा और ये नॉर्मल तक हो जाएगा, ठीक है। अगर हाइपोग्लाइसीमिया है तो ये जो जितने भी ये हार्मोन दिख रहे हैं ना, ये सभी के सभी क्या करेंगे, हाइपोग्लाइसीमिया अगर हो गया है तो भी नॉर्मल लेवल तक ये आ जाएगा, ठीक है। हाइपोग्लाइसीमिया हो गया है, अगर जो ग्लूकोज है उसका लेवल कम हो गया है, तो केवल जो ग्लूकागोन है ना वही काम नहीं करेगा, ये सारे के सारे हार्मोन जो आपको दिख रहे हैं, एफिनेफ्रिन, थायरोक्सिन, ग्रोथ हार्मोन, ग्लूकोकॉर्टिकोड, एसीटीएच, ग्लूकागोन के अलावा ये सारे हार्मोन भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको नॉर्मल तक लेके आने के लिए। केवल ये ही ग्लूकागोन जो हार्मोन है वो लो से नॉर्मल नहीं करता है, बल्कि ये सारे हार्मोन भी मदद करते हैं। इसकी डिटेल मैं आपको नहीं बताऊंगा, वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी और इनकी डिटेल आपके सिलेबस में भी नहीं है, ठीक है। इसलिए आपको इंसुलिन और ग्लूकागन का जो कैसे ये रेगुलेट करते हैं वो मैंने यहाँ पे दिखा दिया है, ठीक है। तो दो ही कंडीशन थी, ये मैंने आपको बता दी, ये जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बताया है। तो लास्ट टॉपिक है वो है डायबिटीज़ मेलाइटस। ये क्या है, डायबिटीज़ मेलाइटस होता है शुगर की बीमारी। देखिए क्या है, डायबिटीज़ मेलाइटस एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है जिसके अंदर हाइपरग्लाइसीमिया होता है। ओके, देखिए हमने बात की थी जो पेंक्रियाज है ना वो क्या करेगा, अगर पेंक्रियाज को पता चला कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा है तो वो इंसुलिन सिक्रेट कर देगा, तो ग्लूकोज का लेवल ठीक हो जाएगा। ओके, पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन, अगर पेंक्रियाज को पता चला
कि जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो कम है तो वो ग्लूकागोन रिलीज कर देगा, तो भी ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, दोनों सिचुएशन में नॉर्मल हुआ। अब कोई भी डिफेक्ट आ गया, मान लो पेंक्रियाज के अंदर जो सेल हैं उनके अंदर ही कोई डिफेक्ट आ गया, या फिर जो सेल हैं वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई, तो इंसुलिन तो रिलीज हो ही नहीं पाएगा। तो इंसुलिन जब रिलीज नहीं हो पाएगा या फिर इंसुलिन रिलीज हो गया है और वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इन दोनों सिचुएशन में जो ब्लड का जो ग्लूकोज है वो बढ़ जाएगा और उस सिचुएशन को बोलेंगे हाइपर ग्लाइसीमिया। हाइपर का मतलब ज़्यादा, ग्लाइसीमिया का मतलब ग्लूकोज लेवल। तो हाइपर ग्लाइसीमिया कंडीशन जो है वो होती है डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो इंसुलिन का सिक्रेशन है या फिर इंसुलिन का एक्शन है, दोनों ही अफेक्ट होते हैं, दोनों के अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट होता है। या तो इंसुलिन सिक्रेट ही नहीं होता है, या फिर इंसुलिन अगर सिक्रेट होता है तो वो अपना काम नहीं कर पाता है, वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल नहीं कर पाता है। तो दोनों ही सिचुएशन में कुछ न कुछ हमको दिक्कत होएगी। ठीक है, तो यही है डायबिटीज़ मेलाइटस, इसी को शुगर की बीमारी बोलते हैं। इसके अंदर हाइपरग्लाइसीमिया होता है, यानी कि जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज़ द डायबिटीज़ मेलाइटस। अब ये दो टाइप की होती है, पहली है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस, दूसरी है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। ठीक है, अब ये टाइप 1 क्या है, टाइप 2 क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर जो पेंक्रियाज के अंदर बीटा सेल होती थी वो बिल्कुल टोटली डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो बीटा सेल्स डिस्ट्रक्शन बिल्कुल टोटली डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन ब्लड के अंदर पहुंच नहीं पाता है। पहुंचेगा तब ना जब बीटा सेल्स सीक्रेट करेंगे, बीटा सेल्स जो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं तो इंसुलिन कहाँ से आएगा। तो जब इंसुलिन ही नहीं आएगा तो जो ग्लूकोज का लेवल है वो ऑटोमेटिक क्या है, बढ़ ही जाएगा। इंसुलिन नहीं आएगा तो ये डायबिटीज़ टाइप 1 के अंदर होता है, और इसलिए इसका दूसरा नाम है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, क्योंकि ये पूरा इंसुलिन के ऊपर डिपेंड है और इंसुलिन यहाँ पे बन नहीं रहा है क्योंकि बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन हो गया है। ठीक है, और ये टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस होता किस में है, ये 20 साल से नीचे जो होता है ना उनमें देखा गया है कि टाइप 1 उनके अंदर होती है, 20 ईयर्स के नीचे के जो पर्सन होते हैं उनके अंदर होती है। ठीक है, और क्या हो सकता है, जो बॉडी वेट है ना या तो वो नॉर्मल रहेगा या फिर लो हो जाएगा। ठीक है, बढ़ेगा नहीं। टाइप 1 के अंदर अगर किसी को टाइप 1 शुगर है, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस है तो बढ़ेगा नहीं। ओके, और जो इंसुलिन लेवल है जो ब्लड के अंदर घूम रहा है वो क्या है, लो हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो थे ये पॉइंट थे, ये हमारे टाइप 1 के थे। टाइप 1 के अंदर क्यों होती है, क्योंकि जो बीटा सेल्स है पेंक्रियाज की उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, और उनका डिस्ट्रक्शन होने की वजह से इंसुलिन आ नहीं सकता ब्लड में। ठीक है, क्योंकि बीटा सेल्स बनाती है, इस वजह से इंसुलिन का जो ग्लूकोज का लेवल है वो बढ़ जाता है, और ग्लूकोज का लेवल बढ़ने से हाइपरग्लाइसीमिया, और हाइपरग्लाइसीमिया मतलब डायबिटीज़ मेलाइटस। और कौन सी डायबिटीज़ मेलाइटस, टाइप 1। ओके, तो ये था टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस। आगे देखिए टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस, इसको नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस भी बोलते हैं। एक और पॉइंट यहाँ पे छूट गया है क्या, देखिए यहाँ पे जो बीटा सेल्स है उनका डिस्ट्रक्शन हो चुका है, इंसुलिन नहीं बन रहा है। ठीक है, और ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है। अब इसको ठीक कैसे किया जाए, ठीक करने का कोई भी तरीका नहीं है। क्या करना पड़ेगा, जो भी सिंथेटिक इंसुलिन बनाया है, बाहर से जो इंसुलिन है वो लेना पड़ेगा। ठीक है, तो बाहर से इंसुलिन थेरेपी स्टार्ट की जाती है, बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है, तो यही इसका इलाज है, कोई इलाज नहीं है। आगे देखिए क्या है, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। ये जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है इसका दूसरा नाम नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस होता है। ये कब होता है, ये देखिए अगर आपने बहुत ज़्यादा खाना खाते हो और बहुत ज़्यादा आप मोटे हो गए हो तो आपको हो सकता है। ठीक है, ये तब होता है। या फिर कोई बिल्कुल जो एक जगह बैठा रहता है पूरे दिन, ठीक है, कोई काम करता रहता है एक जगह बैठ कर, तो भी उसके अंदर टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस होने के चांस होते हैं। ठीक है, तो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस जो होता है वो मोटापा की वजह से होता है। ठीक है, ओबिसिटी की वजह से होता है। ओके, तो ये ज़्यादातर देखा गया है। या फिर कोई हैवी डाइट ले रहा है तो उसको भी होगा। ओके, तो ये चांसेस होते हैं। अकर ड्यू टू इंसुलिन रेजिस्टेंट,
इसके अंदर क्या होता है, जो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है। इसका मतलब क्या है, वहाँ पे तो इंसुलिन बन ही नहीं रहा था, लेकिन यहाँ पे इंसुलिन बनता है, तो बनता तो है लेकिन वो ठीक से काम नहीं करता है। ठीक है, वहाँ पे इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है, यानी कि जो इंसुलिन है वो जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज को सेल्स के अंदर नहीं डाल पाता है। इंसुलिन का काम होता है कि ब्लड में से ग्लूकोज लिया और उसको सेल्स के अंदर फेंक दिया, ये इंसुलिन का काम होता है। तो इंसुलिन ऐसा कर नहीं पाता है, तो कर नहीं पाएगा तो ग्लूकोज का लेवल ऑटोमेटिक क्या है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता रहेगा और जिसकी वजह से डायबिटीज़ हो जाएगी, और उसको बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। तो इसके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है, इंसुलिन का जो एक्शन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, इंसुलिन अपना काम ही नहीं कर पाते हैं। और ये मोस्टली देखा गया है 30 साल से ऊपर जो है उसके अंदर है, जो 90% डायबिटिक पेशेंट है ना उनके अंदर टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है। जितने भी 90% डायबिटिक है वो टाइप 2 के शिकार हैं। ठीक है, ओबेस बॉडी वेट, इसके अंदर मोटापा होने लगता है। ठीक है, अगर किसी को ये हो गया ना तो वो मोटा होने लगेगा। हाई सर्कुलेटिंग इंसुलिन, जो इंसुलिन है जो ब्लड के अंदर वो ज़्यादा होगा, क्योंकि रिलीज हो रहा है लेकिन वो अपना काम तो कर नहीं रहा है, इसलिए जो लेवल है इंसुलिन का ब्लड के अंदर वो ज़्यादा होने लगेगा। ठीक है, तो इसका एक ही इलाज है, इलाज ये है कि बॉडी जो वेट है उसको कम करना। ठीक है, बॉडी वेट अगर कंट्रोल में आ गया तो ये टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस भी कंट्रोल में आ जाती है। तो ये थे आज के हमारे टॉपिक, 5 टॉपिक से जो कि आपस में रिलेट करते हैं। ठीक है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। तो ये हमने पाँचों टॉपिक बिल्कुल कवर कर लिए हैं, और इस पाँचों टॉपिक के जो नोट्स हैं वो आपको एक PDF फॉर्म में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया मिलेगा, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।